आज हमारे पास एक बहुत ही मनोरंजक लेकिन उतनी ही तीखी और बुद्धिमान रचना है। जी। हम बात कर रहे हैं मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखी गई एक बेहद प्रसिद्ध अंग्रेजी लघु कथा की, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। तो आज की इस गहन चर्चा का जो हमारा मिशन है वो ये समझना है कि कैसे इस कहानी के अंदर हास्य और व्यंग की चादर लपेटकर सत्ता, दिखावे और राजनीतिक प्रभाव के असली चेहरे को बेनकाब किया गया है। देखिए, ये एक बहुत ही शानदार विषय है। मनोहर मालगांवकर, जिनका जन्म 1913 में हुआ था, वो भारतीय अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत ही जाने माने और प्रतिष्ठित उपन्यासकार रहे हैं। बिल्कुल। आज जिस कहानी अ पिंच ऑफ स्नफ के नोट्स हम खंगाल रहे हैं, वो दरअसल इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे दिल्ली के जो सत्ता के गलियारे हैं ना, उनमें एक व्यक्ति जिसके पास न कोई असली ताकत है और न ही कोई पद, वो केवल अपने आत्मविश्वास, दिखावे और चालाकी के दम पर अपना काम निकलवा लेता है। ये जो आपने कहा ना चालाकी, इन नोट्स को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है इस कहानी की शुरुआत। कहानी का कथावाचक यानी नरेटर, वो अपनी माँ की एक बात सुनकर ही पूरी तरह से हिल जाता है। उसकी माँ बस इतनी सी घोषणा करती है कि नानू काका आ रहे हैं। हाँ, नानू काका की एंट्री। बिल्कुल। अब यहाँ नोट्स में जो बैकग्राउंड दिया गया है उसके अनुसार ये नरेटर कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि सरकार में एक अंडर सेक्रेटरी है और वो भी अभी प्रोबेशन पर है। उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके लिए मंत्री भगवान से 2 कदम ऊपर है और सेक्रेटरी भगवान से 1 कदम ऊपर। सही बात है। तो मैं ये सोच रही थी कि नानू काका के आने की खबर से वो इतना खौफजदा क्यों हो जाता है कि वो सीधे तबादले का बहाना बनाकर वहां से भागना चाहता है। इस घबराहट के पीछे का जो कारण है ना, वो बहुत ही व्यवहारिक है। नानू काका, जो कि कथावाचक के मामा हैं, वो दिल्ली किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं। अच्छा। अब देखिए, एक अंडर सेक्रेटरी के रूप में कथावाचक सरकारी तंत्र की जो सुस्त और जटिल नौकरशाही है, उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। उसे पता है कि किसी आम आदमी का किसी मंत्री से मिलना कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है। हाँ, महीनों लग जाते हैं। बिल्कुल, इसमें हफ्तों या शायद महीनों लग सकते हैं। कथावाचक का ये डर दरअसल उस समय के, और मैं तो कहूंगा शायद आज के भी, लाल पीताशाही वाले सिस्टम का एक सटीक चित्रण है। उसे डर है कि जब तक नानू काका मंत्री से नहीं मिल लेते, तब तक वे उसी के घर में डेरा डाले रहेंगे, और एक अंडर सेक्रेटरी के लिए किसी मंत्री तक पहुंच बनाना उसके अपने बस की बात तो है नहीं। ये डर तो अपनी जगह जायज है, लेकिन जब नानू काका रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उनका जो हुलिया इन नोट्स में वर्णित है ना, वो बहुत ही आकर्षक है। हाँ, उनका पहनावा। कथावाचक उन्हें लेने जाता है और देखता है कि नानू काका सफेद बालों और शानदार मूंछों के साथ खड़े हैं। उन्होंने पुराने जमाने का घुटनों तक का काला कोट पहना है, सिर पर दक्कनी ब्राह्मणों वाले लाल रेशमी पगड़ी है और कंधों पर एक सफेद अंगोछा डाला हुआ है। एकदम पारंपरिक। हाँ, एकदम पारंपरिक। लेकिन मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये है कि इस सीधे साधे दिखने वाले इंसान ने स्टेशन पर ही अपनी चालाकी का ऐसा सबूत दिया जो किसी को भी हैरान कर दे। वो टिकट वाला वाकया। हाँ, नोट्स बताते हैं कि उन्होंने 3rd क्लास के टिकट पर 2nd क्लास में सफर किया, और वो भी बिना किसी जुर्माने के। ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, यहीं से लेखक हमें नानू काका के असली व्यक्तित्व से रूबरू कराते हैं। उनका ये पारंपरिक पहनावा एक तरह से उनका मुखौटा है। जब वो 3rd क्लास का टिकट लेकर 2nd क्लास में सफर करते हैं, तो वो पकड़े जाने पर डरते या घबराते बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय वे टिकट चेकर को, यानी टीसी को, अपने प्रभाव में ले लेते हैं। वे टीसी के साथ इतनी कुशलता से बातचीत करते हैं, उसे इस तरह से प्रभावित करते हैं कि टीसी खुद उन्हें ससम्मान स्टेशन के बाहर तक छोड़ने आता है। गजब की बात है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ एक बिल्ली का बच्चा भी है। अरे हाँ, जिसने बिना टिकट के मुफ्त में सफर किया है। ये घटना हमें सीधा संकेत देती है कि नानू काका नियम तोड़ने में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर अपने पक्ष में करने में माहिर हैं। उनका आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। स्टेशन का ये वाकया तो बस एक शुरुआत थी। असली परीक्षा तो तब होती है जब वे सरकारी दफ्तरों का सामना करते हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि दिल्ली आने के 2 दिन बाद नानू काका नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं मंत्री से मिलने के लिए। हाँ, नॉर्थ ब्लॉक। लेकिन जो आदमी ट्रेन के टीसी को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, वो नॉर्थ ब्लॉक के गलियारों में बुरी तरह फंस जाता है।
वे 2 घंटे तक, लगातार 2 घंटे तक एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक भटकते रहते हैं और अंततः उन्हें 3 दिन बाद को अपॉइंटमेंट मिलता है। जो कि आम बात है वहां। बिल्कुल। बाहर आते ही वे बहुत भड़क जाते हैं और सीधे मराठी भाषा में गालियां देने लगते हैं। ये भाषा का अचानक बदलाव क्या दर्शाता है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक बिंदु है। जब तक नानू काका अपने आत्मविश्वास के घेरे में थे, वे स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर रहे थे। लेकिन दिल्ली का नॉर्थ ब्लॉक कोई आम रेलवे स्टेशन तो है नहीं। यह सत्ता का वो मजबूत किला है जो आम आदमी के लिए अपने दरवाजे आसानी से नहीं खोलता। सही कहा। जब वे इस नौकरशाही की दीवार से टकराते हैं और उन्हें अपमानजनक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो उनका जो बनावटी नियंत्रण था वो टूट जाता है। फ्रस्ट्रेशन। हाँ, जब इंसान अत्यधिक दबाव, निराशा या गुस्से में होता है तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा की ओर लौटता है। मराठे में उनका गाली देना ये दिखाता है कि दिल्ली की अफसरशाही ने उनके अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई है। उन्हें यह समझ आ जाता है कि यहाँ सीधे तरीके से काम नहीं बनने वाला। और तभी उनकी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। नोट्स के अनुसार जब वे वापस लौट रहे होते हैं तो एक पीली स्पोर्ट्स कार तेजी से उनके पास से गुजरती है। कार चलाने वाला नैरेटर यानी कथावाचक की तरफ हाथ हिलाता है। रतिराम। हाँ। नानू काका तुरंत पूछते हैं कि ये कौन था। कथावाचक बताता है कि वो रतिराम था, जो उसी के मंत्रालय में काम करता है। और सबसे बड़ी बात, वो दिल्ली के पार्टी बॉस लाला सोहन लाल का बेटा है। बहुत बड़ा नाम। बातों ही बातों में कथावाचक एक और जानकारी दे देता है। वो बताता है कि रतिराम को हजरत बरकत अली, जो कि एक राजदूत है, उनके पास ट्रेड कमिश्नर बनाकर भेजा जाने वाला था, लेकिन किसी कारण से बात बिगड़ गई। ये सुनते ही नानू काका अपना पूरा प्लान बदल देते हैं। वे कथावाचक को एक जोधपुरी कोट पहनाते हैं, उसके सर पर एक नारंगी पगड़ी बांधते हैं और उसे अपना एडीसी घोषित कर देते हैं। एक झटके में ये वेशभूषा क्यों बदल दी गई, मुझे ये समझना है। क्योंकि नानू काका को सत्ता के समीकरण बहुत अच्छी तरह समझ में आते हैं। अच्छा। उन्हें एहसास हो गया था कि मंत्री के दफ्तर में एक आम आदमी की हैसियत से जाने पर उन्हें केवल चपरासियों के धक्के ही मिलेंगे। मंत्री तक पहुंचने के लिए उन्हें उसी स्तर के किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहारा लेना होगा। सीढ़ी चाहिए थी। बिल्कुल। लाला सोहनलाल, जो कि पार्टी बॉस हैं, उनके लिए एकदम सही सीढ़ी थे। लेकिन लाला सोहनलाल जैसे रसूखदार व्यक्ति के सामने जाने के लिए नानू काका को अपना कद भी बढ़ाना था। हाँ, दिखावा करना था। कथावाचक को जोधपुरी कोट और पगड़ी पहनाकर अपना एडीसी बनाना दरअसल एक विजुअल ब्रांडिंग थी। वे सोहनलाल के घर ये जताने जा रहे थे कि वे कोई बहुत बड़े जमींदार या रसूखदार व्यक्ति हैं जिनके पास अपना खुद का स्टाफ है। लाला सोहनलाल के घर पर जो माइंड गेम खेला गया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। शुरुआत में सोहनलाल का सेक्रेटरी बहुत ही रूखा व्यवहार करता है। नानू काका और कथावाचक को एक ठंडे से कमरे में बैठा दिया जाता है, जबकि अंदर से सोहनलाल के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही होती है। हाँ, वो अपनी सत्ता का प्रदर्शन कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन नानू काका शांत बैठने वालों में से नहीं है। वे जानबूझकर ऊंची आवाज में हजरत बरकत अली के बारे में बात करने लगते हैं, जिन्हें वे ओल्ड एचबी कहकर पुकारते हैं। ओल्ड एचबी? क्या बात है। वे ऐसे नाटक करते हैं मानो हजरत उनके स्कूल के दोस्त हों और उनके बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेते। ये सुनते ही अंदर हुक्के की आवाज बंद हो जाती है और सोहनलाल खुद दौड़कर बाहर आ जाता है। ये जो नेम ड्रॉपिंग थी, ये इतनी अचूक कैसे साबित हुई? इस दृश्य को अगर हम सत्ता के खेल के संदर्भ में देखें तो ये नानू काका की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने वही तीर छोड़ा जो सोहनलाल की सबसे बड़ी कमजोरी थी। रतिराम का काम। एकदम सही। सोहनलाल के बेटे रतिराम का काम इसी हजरत बरकत अली के पास अटका हुआ था। जब सोहनलाल ने सुना कि बाहर बैठा व्यक्ति हजरत का इतना करीबी है कि उसे ओल्ड एचबी कहकर बुलाता है, तो उसे उस व्यक्ति में अपने बेटे का भविष्य दिखने लगा। नानू काका ने कोई सीधा वादा नहीं किया, बस अपनी बातों से एक ऐसा भ्रम पैदा किया कि वे चुटकियों में रतिराम का काम करवा सकते हैं। बदले में उन्होंने वो जानकारी निकाल ली जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। बिल्कुल। और वो जानकारी भी वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में। नोट्स में लिखा है कि बातों बातों में ये पता चलता है कि सोहनलाल और वेलफेयर मिनिस्टर, जिससे नानू काका मिलना चाहते थे, उन दोनों के बीच अब गहरी दुश्मनी चल रही है। हाँ, 36 का आंकड़ा। दुश्मनी का कारण भी बहुत ही दिलचस्प है। मंत्री ने सोहनलाल के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया था
कि वो अपनी बेटी के लिए एक राजकुमार चाहता है। और मंत्री ने निन्नौर नाम के एक छोटे से राज्य के राजकुमार के साथ कुंडलियां मिलाए बिना ही बात पक्की करने की ठान ली है। ये जानकारी मिलते ही नानू काका के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उनका नया लक्ष्य कैसे तय होता है। नानू काका एक ऐसे शतरंज के खिलाड़ी हैं जो सामने वाले की चाल से ही अपनी अगली चाल तय करते हैं। निन्नौर के राजकुमार और कुंडलियों की बात सुनते ही उन्हें मंत्री की सबसे बड़ी चाहत और कमजोरी का पता चल गया कि उसे राजघरानों से जुड़ना है। हाँ, मंत्री को अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए राजघरानों से जुड़ना था। नानू काका समझ गए कि अगर वे एक आम नागरिक या यहाँ तक कि एक जमींदार के रूप में भी मंत्री के पास गए तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वे किसी तरह खुद को इस निन्नौर के राजघराने से जोड़ लें तो मंत्री खुद उनके पास चलकर आएगा। यहां से उनके दिमाग में निन्नौर के वंशानुगत ज्योतिषी का नाटक आकार लेने लगता है। ये ज्योतिषी वाला नाटक इस पूरी कहानी का मुझे लगता है सबसे मजेदार क्लाइमैक्स है। लेकिन मंत्री को प्रभावित करने के लिए सिर्फ एक कहानी काफी नहीं थी, उन्हें एक ऐसा दिखावा चाहिए था जो उनकी कहानी को सच साबित कर सके। बिल्कुल, विजुअल प्रूफ चाहिए था। हाँ, इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी और शानदार शाही कार की जरूरत थी। वे सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी कार डीलर दो अजनबियों को अपनी सबसे महंगी कार, वो भी ट्रायल के लिए, क्यों देगा? सही सवाल है। यहाँ एक धोबी और एक 1,000 रुपए के चेक का बहुत ही विचित्र प्रसंग आता है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये पुरानी कोट और चेक वाली चाल कैसे काम कर गई। ये चाल समाज की उस मानसिकता पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो केवल दिखने वाली दौलत को ही सच्चाई मान लेती है। नानू काका कार डीलर के पास जाने से पहले 1,000 रुपए का चेक काटते हैं और उसे अपने अपने उस पुराने कोट की जेब में रख देते हैं। फिर वे वो कोट एक धोबी को धुलने के लिए दे देते हैं। जब वे सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाकर कार देख रहे होते हैं, तभी अचानक वो धोबी हांफता हुआ आता है। वो कोट और चेक हवा में लहराते हुए कहता है कि ये चेक जेब में ही रह गया था। क्या टाइमिंग थी! बिल्कुल सोची समझी टाइमिंग। नानू काका उस समय अपनी अमीरी और लापरवाही का एक बेहतरीन नाटक करते हैं। वे कहते हैं कि वे कितने लापरवाह हैं और धोबी को उसकी ईमानदारी के लिए 2 रुपए का इनाम देते हैं। और कार डीलर का मैनेजर ये सब देखकर पूरी तरह से उनके प्रभाव में आ जाता है। निश्चित रूप से कार डीलर को लगता है कि जो आदमी 1,000 रुपए का चेक ऐसे ही भूल सकता है, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम होती थी। बहुत बड़ी रकम। वो कोई मामूली आदमी तो हो नहीं सकता। वह व्यक्ति बिना किसी संदेह के बहुत अमीर और रसूखदार होगा। इस एक छोटे से नाटक ने नानू काका की विश्वसनीयता को कार डीलर की नजरों में इतना बढ़ा दिया कि उसने बिना कोई सवाल किए अपनी सबसे शानदार कार उन्हें ट्रायल के लिए सौंप दी। अब यहाँ से कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। सफेद जोधपुरी कोट और नारंगी पगड़ी पहने हुए कथावाचक उस शाही कार को चला रहा है और पीछे के सीट पर नानू काका एक बड़े राजसी ठाट बाट के साथ बैठे हैं। वे मंत्री के घर पहुंचते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतनी मेहनत करके मंत्री के घर पहुंचने के बाद वे मंत्री से मिलने से ही मना कर देते हैं। यही तो मास्टर स्ट्रोक था। हाँ। नोट्स बताते हैं कि वे केवल विजिटर्स बुक मांगते हैं और उसमें अपना नाम लिखते हैं, निन्नौर के महाराजा के वंशानुगत ज्योतिषी। हाँ। साथ में वे कथावाचक का दिल्ली वाला पता भी लिख देते हैं। और फिर जोर जोर से ये कहते हुए वापस कार में बैठ जाते हैं कि उन्हें महाराजा सुतकट्ठा के पास उनकी कुंडलियां लौटाने जाना है। ये कैसा दांव था! ये रिवर्स साइकोलॉजी यानी विपरीत मनोविज्ञान का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल था। कैसे? देखिए, अगर नानू काका मंत्री से मिलने का समय मांगते या इंतजार करते तो वे फिर से एक आम इंसान की श्रेणी में आ जाते जो मंत्री से कुछ मांग रहा है। हाँ। याचक बन जाते। बिल्कुल। लेकिन मंत्री से मिलने से इनकार करके, केवल अपना शाही परिचय छोड़कर और ये दिखाकर कि उनके पास समय नहीं है, उन्होंने मंत्री के मन में एक तरह की बेचैनी और उत्सुकता पैदा कर दी। उन्होंने खुद को एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। मंत्री, जो निन्नौर के राजकुमार से अपनी बेटी की शादी के लिए उतावला था, उसके लिए निन्नौर के महाराजा का निजी ज्योतिषी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वो नजरअंदाज कर सके। और इसका परिणाम बिल्कुल वही हुआ जो नानू काका ने सोचा था। इन नोट्स के अंतिम हिस्से में ये साफ लिखा है कि नानू काका और कथावाचक जैसे ही घर पहुंचते हैं, उसके कुछ ही देर बाद एक सफेद रंग की त्रिकोण वाली शाही कार उनके घर के बाहर आकर रुकती है। खुद मंत्री जी की कार। जी। और उसमें से कोई और नहीं बल्कि खुद वेलफेयर मिनिस्टर बाहर निकलते हैं, वो भी नानू काका से मिलने के लिए। नानू काका का वो असंभव सा मिशन पूरा हो जाता है
और वे अगले ही दिन आराम से अपने घर वापस चले जाते हैं। ये पूरी कहानी एक तरह से ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सत्ता के इन गलियारों में हकीकत की कीमत क्या है। इस पूरे घटनाक्रम का सारांश यही है कि नानू काका ने अपने जेब में रखी एक चुटकी सूंघनी, जिसे वो गहरी सोच में डूबने से पहले लिया करते थे, और अपने असीमित आत्मविश्वास के दम पर दिल्ली के इस जटिल राजनीतिक ढांचे को अपने इशारों पर नचाया। ये कहानी हमें बताती है कि सत्ता प्रभाव की दुनिया में लोग ब्रांडिंग, दिखावे और नेम ड्रॉपिंग पर कितनी जल्दी और कितनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर आपके पास सही कपड़े हैं, आप सही लोगों का नाम सही समय पर ले सकते हैं, और आपके पास गजब का आत्मविश्वास है, तो आप बिना किसी ठोस सबूत या योग्यता के भी बड़े बड़े दरवाजे खुलवा सकते हैं। यह हास्य के पीछे छिपी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़े डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। इन नोट्स के बिल्कुल अंत में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब नानू काका अपना काम निकलवा कर वापस चले जाते हैं, तो कथावाचक, जो कि दिल्ली में ही रहने वाला है, एक गहरी चिंता में डूब जाता है। वो सोचता है कि जिस दिन उस वेलफेयर मिनिस्टर को ये पता चलेगा कि नानू काका ने जीवन में कभी निन्नौर का नाम तक नहीं सुना है और वे किसी भी महाराजा के ज्योतिषी नहीं है, तब क्या होगा? तब तो बवाल होगा। बिल्कुल। वो कथावाचक उस समय दिल्ली से कोसों दूर रहना चाहता है। और ये डर बिल्कुल स्वाभाविक भी है, क्योंकि नानू काका तो अपना खेल खेल कर निकल गए, लेकिन जो झूठ का गुब्बारा उन्होंने फुलाया है, उसके फटने के परिणाम तो उसी कथावाचक को भुगतने पड़ेंगे, जिसका पता उस विजिटर्स बुक में लिखा है। यही वो विचार है जो आज की इस चर्चा से हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। हमारी अपनी वास्तविक दुनिया में, आज के इस कॉर्पोरेट या राजनीतिक माहौल में, ऐसे कितने नानू काका हैं जो इसी फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक सफल ना हो जाओ दिखावा करते रहो, की रणनीति अपनाकर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बहुत से लोग हैं। वे आत्मविश्वास का चोला ओढ़कर बड़े बड़े वादे करते हैं, दिखावे के दम पर सौदे पक्के करते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। और जब इस भ्रम का पर्दा गिरता है, जब सच्चाई सामने आती है, तो उनके रचे हुए इस नाटक की कीमत चुकाने के लिए पीछे कौन छूट जाता है? अक्सर वही आम इंसान। हाँ, वही आम इंसान या जूनियर कर्मचारी जो केवल उनके आदेशों का पालन कर रहे थे। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगली बार जब कोई भी किसी अत्यधिक आत्मविश्वासी और बड़े बड़े नाम लेने वाले व्यक्ति से मिलेगा, तो उसे निन्नौर का ज्योतिषी और एक चुटकी सूंघनी जरूर याद आएगी।